बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारा आइसोटोप्स। एक्चुअल में आइसोटोप्स होते क्या हैं? किसी एक एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर या हमारे पास में एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं वो डिफरेंट हो, तो वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different mass numbers। ठीक है, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनकी एटॉमिक नंबर सेम जबकि मास नंबर डिफरेंट हो वो एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब गर्ल्स बात करते हैं एक्चुअली में एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। यानी हमने बात की ना कि एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एक ही एलिमेंट के एटम्स का अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के सेम होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसका मतलब कि हमारे पास आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। जबकि मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जिसमें हमारे पास उसकी डेंसिटी, स्मेल, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करनी है, इसकी डेफिनेशन करनी है और ये हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, इन तीनों में प्रोटॉन का नंबर तो सेम है जबकि न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? चेंज है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है जबकि मास नंबर तीनों में चेंज है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नेम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, 13 और 14। कार्बन 12 जो है वो 98.9% होता है जबकि कार्बन 13 और 14 दोनों जो है मिलके 1.1% मास बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब मोस्ट अबंडेंट जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप है। जबकि कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इसमें से रेस निकलती रहती है। रेडियो मतलब रेस, एक्टिव मतलब कि रेस को अपने अंदर से जो है वो इमिट करने के लिए वो हर वक्त एक्टिव रहता है। ये हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ये है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इन तीनों में देखिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम है जबकि प्रोटॉन्स का नंबर भी सेम है और न्यूट्रॉन का नंबर तीनों में चेंज है। इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। इसका मतलब कि उनका मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, 234, 235 एंड 238। इनमें से आप लोगों ने आइसोटोप की डेफिनेशन करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज करनी है और अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आइसोटोप की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल हाइड्रोजन की दे दें। अगर लॉन्ग में आता है तो आइसोटोप की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर एग्जांपल्स में 2 से 3 एग्जांपल दे दें। जैसे हाइड्रोजन की मस्ट है उसके साथ कार्बन की दे दें और क्लोरीन और यूरेनियम की शॉर्ट के लिए रेडी करें। नेक्स्ट हम करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी जो है रेस के जरिए
ट्रीटमेंट करना, मोस्टली ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोटोप्स को, जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी, जिसमें हम रेस के ज़रिए बीमारी को या उसको डायग्नोस करते हैं या उसको क्योर करते हैं, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। अच्छा गर्ल्स, हमारे पास जो है स्किन कैंसर में आपको पता है स्किन के अंदर कोई ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होती है जिससे हमारे पास जो है वो ट्यूमर बन सकती है या कोई और इस तरह की जो है वो बीमारी होती है जिसमें स्किन जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आइसोटोप्स हम यूज़ करते हैं वो है फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रॉन्शियम 90। अब ये जो आइसोटोप्स हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है, यानी इनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, यानी कि स्किन के अंदर तक जाती हैं लेकिन बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करती। इसलिए हम फॉस्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। अगर हम हाईली पेनिट्रेटिंग जो है आइसोटोप्स यूज़ करेंगे तो वो अंदर तक जाएंगे तो बॉडी को डैमेज करेंगे इंटरनली, ठीक। जबकि स्किन कैंसर के लिए हमने फॉस्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 यूज़ किया ना, जबकि बॉडी के अंदर अगर विद इन दी बॉडी हमारे पास कैंसर हो तो उसको डायग्नोज या क्योर करने के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि कोबाल्ट 60 जो है वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज जो है वो इमिट करता है। बीटा रेज जो है या बीटा रेडिएशंस जो होती हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है या वो उनकी हम बात करें पेनिट्रेशन पे तो वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, जबकि गैमा रेज स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए लेस पेनिट्रेटिंग स्किन कैंसर के लिए, जबकि इंटरनली बॉडी को जो है वो कैंसर का क्योर करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए हम जो आइसोटोप्स करते हैं यूज़, वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो इमिट करते हैं, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट 60 आता है। नेक्स्ट है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स जो हैं उनको हम बॉडी में बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है वो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए या फिर उसको क्योर करने के लिए एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है कि पूरी बॉडी को एक्चुअल में होता क्या है, डायग्नोस करने के लिए पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है, तो जहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होती है वो रेड स्पॉट्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैंसरस कॉजिंग सेल्स मौजूद है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो है रेस को गिराया जाता है तो उससे फिर सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स। ट्रेसर्स मतलब कम अमाउंट में यूज़ होते हैं। ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डायग्नोस द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ट्यूमर जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं कैंसरस और दूसरी होती हैं बेनाइन। यानी कैंसरस वो ट्यूमर होती है जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकती है, जबकि बेनाइन ट्यूमर्स बाज़ ऐसी ट्यूमर बनती है जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता और ना ही वो फैलती है, जिस जगह बनती है उसी जगह रहती है, ठीक है, या उसी ऑर्गन में रहती है। तो ऐसी ट्यूमर्स को हम बेनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। सिमिलरली टेक्नीटियम इज यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। गर्ल्स आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड क्या है। जब बाज़ का ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, ये हमारे जो गले के अंदर जो है वो सिक्रेशंस करते हैं, बाज़ का इसकी सिक्रेशन जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, यानी ना तो वो ज़्यादा या कम होने से एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होने से वो डिस्टर्ब होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो नेक जो होती है वो उसमें सूजन हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में गिल्लड़ भी बोलते हैं। तो इसके अलावा जो बोन ग्रोथ है उसको मॉनिटर करने के लिए हम टेक्नीटियम का आइसोटोप यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, यानी रिलेटेड टू अर्थ और फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की जो है वो एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, या हमारे पास जो है अर्थ की हिस्ट्री जो है उसको, यानी ये कितने साल पुरानी है, और इस सब चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स, ठीक है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन द हाफ लाइव्स ऑफ द रेडियो
एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। एक्चुअल में होता क्या है कि हम कार्बन 14 का आइसोटोप जो है वो यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि ये प्लांट जो है, कोई एक प्लांट की बात करते हैं, ये प्लांट जो है वो कितना अरसा पुराना है, यहाँ इसको डेड हुए कितना अरसा हो गया। तो आपने देखा होगा उसके स्टेम के अंदर सर्कल गोल गोल बने हुए होते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक कलर के सर्कल्स होते हैं जिसको हम बार्क भी बोलते हैं। तो उस सर्कल्स को काउंट करके हम देख सकते हैं कि ये प्लांट कितना पुराना है, ठीक है। तो C14 को यूज़ करके हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसकी हाफ़ लाइफ कितनी है। यानी अगर मैं बात करती हूँ तो 100% हम कहते हैं कि इसकी लाइफ थी, ठीक है। तो हाफ़ लाइफ होगी 50%। हाफ़ लाइफ मतलब उसकी आधी ज़िंदगी जब गुजर चुकी होगी। तो अगर हम फर्स्ट हाफ़ लाइफ बोलें तो 50%, यानी 100 का हाफ़ करेंगे तो 50 होगा ना, तो 50 का हाफ़ करेंगे तो 25 होगा। इस तरह हाफ़ लाइफ जो हैं वो हम निकालते जाते हैं कि इतनी हाफ़ लाइफ्स हो चुकी हैं उसको, ठीक है। एंड इसको अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट में आ सकता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating or simply carbon dating। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें सिंपली आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बन-14 का आइसोटोप यूज़ करके हम कोई भी ऐसी चीज़ या फॉसल फ्यूल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कार्बन मौजूद हो उसकी जो है एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड कर सकते हैं या ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, रिएक्टेंट किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आइसोटोप्स को यूज़ करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव केमिकल ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड follow a radioactive element during the reaction and ultimately to determine the structure. For example, C14 is used to label carbon dioxide. Carbon dioxide used by the plants for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps to form glucose। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सिंपली हमने कार्बन-14 के ज़रिए देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके प्लांट्स जो हैं वो किस तरह ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन, एक्चुअल में इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यूरेनियम का आइसोटोप लेते हैं, उस पर जो है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो इससे हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स जो बनती हैं बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रॉन्स जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। ये हमने जब न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब भी हमने ये बात की थी। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं, एक न्यूट्रॉन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक न्यूट्रॉन को जब यूज़ करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। तो इन 3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, जब ये 3 यूज़ करेंगे इससे 9 बनेंगे, उन 9 से 27 बनेंगे। तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड होते हैं। इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है और अच्छे मकासद के लिए यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं A large amount of energy is released which is used to convert। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स के साथ साथ एनर्जी भी जो है वो रिलीज़ होगी। अब इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, वाटर को बॉयलर में जो है वो हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टीम जो है फिर टरबाइंस के जो फैन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी, जो कि डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए यूज़ किए जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बी ऑप्शन कनाल ट्रेस। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। ये अभी हमने आइसोटोप वाले यूजेस में पढ़ा तो न्यूट्रॉन्स आएगा, यानी सी ऑप्शन। थर्ड वन है द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय बोहर। फोर्थ वन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। डी ऑप्शन आएगा, यानी एम शेल। फिफ्थ वन है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। तो हमारे पास ये आएगा कोबाल्ट 60, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 6 एमसीक्यू नंबर, व्हेन U-235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन्स। ये अभी हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था। नेक्स्ट वन है द पी सबशेल हैज़
सी ऑप्शन 3 ऑर्बिटल्स. ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक बी ऑप्शन हैवी वाटर. 9 MCQ है. द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ नन ऑफ दीज. 10 है. हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन. ए आएगा गोल्डस्टेन. नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके नोट्स में गिवन है, ये आपने सारे वहीं से करने हैं. लॉन्ग भी वहीं पे ही हमारे पास मौजूद हैं, तो आप लोग वहीं से रेडी करेंगे. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे. अल्लाह हाफिज़.